नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंगल आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जिस पाठ को लेकर आपके सामने हूँ उसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए बच्चों, हम लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। लेखक का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। बस्ती से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की तथा क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद MA की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। उन्होंने अध्यापक क्लर्क के रूप में कार्य करने के बाद आकाशवाणी में अर्थात रेडियो स्टेशन में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर भी काम किया। इसके अलावा इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान का उप संपादन किया और पराग नामक बाल पत्रिका का भी संपादन किया। इनकी मृत्यु सन 1984 में हो गई थी। बच्चों, ये उच्च कोटि के रचनाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, काठ की घंटियां, चरखे और चर्चे आदि हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ इनका एक संस्मरण है। तो बच्चों, आप जानते हैं संस्मरण क्या होता है? तो संस्मरण का मतलब होता है बार बार व अच्छी तरह से स्मरण करना, यानी कि याद करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संबंध में महत्वपूर्ण और मुख्य घटनाओं का उल्लेख करना। जैसा कि इस पाठ में भी फादर कामिल बुल्के से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया गया है। तो बच्चे, आप सोच भी रहे होंगे कि फादर कामिल बुल्के कौन थे, कहाँ से आए थे। तो इनके बारे में जानने के लिए हम इस पाठ से संबंधित कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। ये बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, फादर बुल्के का परिचय। नंबर 2, फादर बुल्के का बाह्य व्यक्तित्व। बाह्य का मतलब वो बाहर से कैसे दिखते थे। नंबर 3, लेखक के द्वारा फादर की मृत्यु पर ईश्वर से प्रश्न करना। नंबर 4, फादर बुल्के और लेखक के आत्मीय संबंध। नंबर 5, लेखक की जिज्ञासा और फादर बुल्के का परिवार। नंबर 6, लेखक और फादर बुल्के में बातचीत। नंबर 7, भारत में फादर बुल्के का अध्ययन। नंबर 8, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं थे। नंबर 9, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता। नंबर 10, फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। और नंबर 11, लेखक के विचार। तो बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये कुछ बिंदु बनाए हैं ताकि आप पाठ को आसानी से समझ सकें। अब हम एक एक बिंदु को लेकर पाठ पर चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम आते हैं बिंदु संख्या 1 पर। फादर बुल्के का परिचय। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम के रेम्सचैपल नगर में हुआ। इसे धर्म गुरुओं और पादरियों का शहर कहा जाता है। इंजीनियरिंग की आखिरी साल की पढ़ाई करते समय फादर का मन पादरी बनने का हुआ। पादरी मतलब ईसाई धर्म गुरु। इसके बाद वे भारत आ गए और भारत को ही उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया और भारत के रंग में रंग गए। नंबर 2, फादर बुल्के का बाह्य व्यक्तित्व। फादर बुल्के का बाह्य व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक था। उनका कद लंबा था, वे एक लंबा चोगा पहनते थे। उनका रंग गोरा था, दाढ़ी सफेद झलक लिए हुए भूरे रंग की थी, आंखें नीली थी। उनके चेहरे पर इतनी ममता और अपनत्व बिखरता था कि वे सामने स्थित व्यक्ति को गले लगाने को आतुर नजर आते थे। उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा से भर उठता था। नंबर 3, लेखक के द्वारा फादर की मृत्यु पर ईश्वर से प्रश्न करना। लेखक फादर की मृत्यु पर दुख प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रश्न पूछता है कि जिसकी रगों में मिठास भरे अमृत के अलावा और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा विधान क्यों किया। जिसने दूसरों के लिए इतनी ममता, प्रेम और अपनत्व भरा था, उसे इतनी यातना भरी मौत क्यों दी। फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि जहरबाद क्या होता है। तो यह एक जहरीला फोड़ा होता है। यह प्राय पीठ पर होता है। इस फोड़े में रोगी को असहनीय पीड़ा होती है। अंग्रेजी में इसे गैंग्रीन कहा जाता है। नंबर 4, फादर बुल्के और लेखक के आत्मीय संबंध। दोनों के संबंध बड़े ही आत्मीय थे और अपनापन लिए हुए थे। उन दिनों को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि फादर को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा है। बच्चों, जिस तरह उदास संगीत को सुनकर हमें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार फादर को याद करने से मन शांति के सागर में डूब जाता है। उनका देखना करुणा के जल में स्नान करने जैसा था, अर्थात उनको देखने से मन में करुणा उमड़ने लगती थी और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। अर्थात फादर की बातें
हर व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देने वाली होती थी। लेखक को परिमल के वे दिन याद आने लगते हैं जब लेखक और उनके साथी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। बच्चों, परिमल इलाहाबाद की एक साहित्यिक संस्था थी। इस संस्था से फादर बुल्के और अन्य साहित्यकार जुड़े थे। वे सभी यहाँ एकत्र होते और अन्य रचनाकारों की रचनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते थे। इस संस्था के सबसे बड़े व्यक्ति फादर बुल्के ही थे। वे हर सदस्य के साथ खूब हंसी मजाक करते, अपनी बेबाक राय देते, गोष्ठियों पर गंभीर बहस करते तथा लेखक और उनके मित्रों के घरों के उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो जाते। उन्हें सब आशीषों से भर देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था, बल्कि उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता प्रेम वात्सल्य ऐसा लगता था जैसे कि किसी देवदारू की छाया में खड़े हों। बच्चों, लेखक ने उनके प्रेम और वात्सल्य की तुलना देवदार के वृक्ष से की है, क्योंकि जिस प्रकार देवदार के वृक्ष की छाया शीतल और मन को शांत करने वाली होती है, उसी प्रकार उनसे मिलकर मन शीतल और शांत हो जाता था। नंबर 5, लेखक की जिज्ञासा और फादर बुल्के का परिवार। उन्हें देखकर लेखक के मन में हमेशा यह जिज्ञासा बनी रहती थी कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा परिवार था। उनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और एक बहन थी। एक भाई पादरी था, दूसरा व्यवसायी, बहन बहुत जिद्दी थी। बहुत देर बाद उसने शादी की थी। पिता और भाइयों के लिए मन में अधिक लगाव नहीं था। माँ की स्मृतियों में वे अक्सर डूब जाते थे। बहन की शादी की भी वे चिंता किया करते थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने वे बेल्जियम गए। नंबर 6, लेखक और फादर बुल्के में बातचीत। एक बार लेखक ने फादर बुल्के से पूछा कि आप सब कुछ छोड़कर भारत क्यों चले आए? तो बच्चों, उन्होंने क्या जवाब दिया? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु की यही इच्छा थी, और बताया कि माँ ने बचपन में घोषित कर दिया था कि लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में वे सन्यासी हो गए और भारत जाने की बात कह दी। लेखक ने फादर से पूछा कि भारत जाने की बात क्यों उठी? तब उन्होंने बताया, मैं नहीं जानता, बस मन में यह था कि भारत जाऊं, और वे भारत आ गए। नंबर 7, भारत में फादर बुल्के का अध्ययन। फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। अर्थात उन्होंने एक अंग्रेज होते हुए भी हिंदी में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की। मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे, और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। नंबर 8, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं थे। फादर बुल्के जो थे बच्चों, वे संकल्प से सन्यासी थे, वे मन से कभी भी सन्यासी नहीं बने थे। सन्यासी को सांसारिक रिश्तों का परित्याग करके हर प्रकार के मोह जाल से मुक्त रहना होता है। जो व्यक्ति इन नियमों को मन से स्वीकार कर लेता है और अपने आचरण में उतारता है, वह मन से सन्यासी होता है। फादर को देखकर लगता था कि वे मन से नहीं, संकल्प के सन्यासी थे। उनका मन ममता, स्नेह, वात्सल्य और करुणा से भरा हुआ था। वे एक बार जिससे मिलने का संकल्प कर लेते थे, फिर चाहे परिस्थितियां कितने ही प्रतिकूल क्यों न हो, उससे मिलकर ही रहते थे। जिनसे वे एक बार संबंध बना लेते थे तो फिर उसे तोड़ते नहीं थे। वे सांसारिक रिश्ते नाते बनाते भी थे और उन्हें निभाते भी थे। इस प्रकार वे मन से नहीं बल्कि संकल्प के सन्यासी थे। वह नंबर 9, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता। भारत आकर फादर के मन में हिंदी रच बस गई थी। वे हिंदी से असीम लगाव रखते थे और उसे सम्मानजनक स्थान दिलाना चाहते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे इसके लिए चिंतित थे। फादर की झुंझलाहट और दुख का कारण था हिंदी का अपने ही देश में सम्मानजनक स्थान न मिल पाना तथा स्वयं हिंदी भाषी लोगों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करना। वे हिंदी के अनादर और उपेक्षा से बड़े ही दुखी थे। बच्चों, आज
हम देखते हैं कि हमारे अपने देश में हिंदी भाषा अपना सम्मान खोती जा रही है। इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब हैं। हमें अंग्रेजियत ने इतना अंधा बना दिया है कि आज हमें हिंदी बोलने में शर्म महसूस होने लगी है। हिंदी बोलने वाले को दोयम दर्जे का समझा जाने लगा है। बच्चों, अंग्रेजी सीखना बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ये विश्व स्तरीय भाषा है। पर हिंदी का अपमान करना अपनी जड़ों को काटना है, और अपनी जड़ें काटकर कभी कोई वृक्ष जिंदा नहीं रह सकता। तो बच्चों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी भारतीयता की महानता को, उसके संस्कारों को, उसके मूल्यों को, उसकी भाषा को गौरव प्रदान करें, ताकि हम एक नए भारत का निर्माण कर सकें। नंबर 10, फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का बड़ा ही दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो इनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। ताबूत क्या होता है बच्चों? एक लकड़ी का एक बॉक्स जिसमें मृत व्यक्ति को रखा जाता है। तो उसी ताबूत में फादर बुल्के का जिस्म है वो पड़ा हुआ था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान पधारे थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश संकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि वो तो एक अंग्रेज थे, फिर हिंदी में मसीही विधि से क्यों प्रार्थना की गई? क्यों? क्योंकि वो हिंदी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रतन और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। अब है नंबर 11, लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने सोचा होगा या नहीं कि इसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। हो सकता है फादर बुल्के ने ऐसा सोचा होगा कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मृत्यु पर कौन रोने वाला होगा, परंतु ऐसा नहीं था। उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। बहुत से लोग नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे थे। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। धन्यवाद। बच्चों, परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आसान तरीके से व बिंदुओं सहित बनाए हैं। ये उत्तर परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से आप स्वयं भी बाकी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर मुझसे चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर।